नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों को शुभ दीपावली। प्यारे मित्रों, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 और मुख्य परीक्षा दोनों को आधार मानकर हम अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, चलिए आज हम हिंदी, शिक्षण शास्त्र और व्याकरण के सुपर प्रश्न करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपना मार्क भी बताते जाना है। चलिए पहला प्रश्न लेंगे आपके साथ हम। उपचारात्मक शिक्षण पूछ रहा है कि सफलता निर्भर करती है। प्यारे मित्रों, आप सबको पता है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। उपचारात्मक शिक्षण मतलब होता है उपचार करना, जांच करना, जांच करने के बाद उपचार करना। जांच करना क्या होता है? निदान करना। जांच करना, निदान करना मतलब क्या? समस्या का पता करना, किसी भी बच्चे के अंदर कौन सी समस्या है उस समस्या की जांच करना निदान करना कहलाता है, और उस समस्या के अनुसार उस बच्चे का समाधान करना, उस समस्या का समाधान करना उपचार कहलाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के क्रम की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। अब बताइए आप लोग मुझे कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है बताएंगे आप लोग? भाषिक नियमों के ज्ञान पर। नियमों के ज्ञान पर आधारित होना चाहिए क्या? नहीं, केवल नियम से हम अपना उपचारात्मक शिक्षण नहीं कर सकते। समय व अवधि पर, समय व अवधि पर बिल्कुल सही है, ये भी सही हो सकता है। समस्याओं के कर्म की सही पहचान पर, समस्याओं के कर्म की सही पहचान, समस्याओं की सही पहचान किस पर आधारित होती है? निदान होता है। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, ये भी सामग्री भी जरूरी है। बताइए। बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता सी नंबर सही होगा। क्यों होगा मालूम है आपको? क्योंकि यदि हम समस्या की सही पहचान करेंगे तभी हम समस्या का सही निदान उपचार कर सकते हैं। बिल्कुल सही है ना? क्यों? ऐसे समझिए, आपने बीमारी का पता कर लिया पर आपने मलेरिया की जगह क्या निकाल दिया? आपका बीमार को आपने बोल दिया निमोनिया है मलेरिया की जगह, तो आप निमोनिया के अनुसार उसको दवाई देंगे, मलेरिया के अनुसार तो नहीं दिए, तो क्या उसका रोग, उसकी बीमारी दूर होगी? नहीं होगी। उसी प्रकार से एक बच्चे के अंदर कौन सी समस्या है उसकी सही पहचान करने के बाद ही आप उसका उपचार कर सकते हैं। समझ में आ गया है? चलिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबसे चाहूँगा कि वीडियो में एंड तक अवश्य बने रहें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से मजबूत हो सके। सेकेंड नंबर प्रश्न आप सबके साथ लूँगा। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है, अनावश्यक है? अपने उत्तर बताएंगे। चलिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होते हैं? एकमात्र संसाधन होते हैं क्या? प्यारे मित्रों, आप सब एक चीज़ नोट करना, जहाँ पर भी एकमात्र लिखा आए ध्यान रखिएगा 99% ऐसे प्रश्न में आपको गलत करना है। ये एक पक्ष को ही बताते हैं, है ना? और हमें पेडागोजी में दोनों पक्ष को लेके चलना पड़ता है। साध्य है, साधन है, अनावश्यक है। पाठ्य पुस्तक प्यारे मित्रों एक साधन होते हैं, साध्य नहीं होते। पाठ्य पुस्तक साधन है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूँगा। मज़ा आ रहा है प्यारे मित्रों? शेयर करना है आप सबको। थर्ड नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर। हिंदी की कक्षा में प्रायः यह हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि देखो, हिंदी की कक्षा में प्रायः यह हिंदीतर भाषी बच्चे, हिंदीतर भाषी मतलब दूसरे भाषी बच्चे, दूसरी भाषा बोलने वाले बच्चे, तर मतलब अलग, हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें रुचि नहीं होती। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। उत्तर करिए ज़रा आप लोग। प्यारे मित्रों, प्यारी गृहिणियों, घर में ही आपकी सुपर तैयारी हो रही है। अब हम आज से ही प्रयास करेंगे कि आपकी मैराथन क्लास लगाएं, क्योंकि आपके पास कुल 10 दिन है तो आपको शेयर करना है।
देखिए आपका उत्तर बिल्कुल डी हो जाएगा। जिन प्यारे साथियों का डी नंबर ऑप्शन हो रहा है, आप सबकी तैयारी मस्त चल रही है, ऐसी ही तैयारी करते रहें। बिल्कुल हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए कठिनाइयाँ होती हैं उनको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कहानी सुनाने से क्या होगा? कहानी सुनाने से क्या होगा? बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बताएंगे, अपना उत्तर बताएंगे। कौन सा ऑप्शन नंबर सही कर रहे हैं आप लोग? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों। जिन भी साथियों को ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, ऐसी तैयारी करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? बच्चों में लेखन का कौशल मतलब बच्चा कैसे लिख पा रहा है, क्या त्रुटियां कर पा रहा है, क्या लिखने में उसे समस्या हो रही है, उसका मूल्यांकन करना है तो कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? बताइए। अपने अनुभव को लिखना, श्रुत लेख करना, पाठ आधारित प्रश्नों की उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। अभी आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक प्रश्न चाहूँगा, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, बताइए मुझे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कौन सी विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, बताइए। बहुत प्यारा प्रश्न है, पक्का आएगा, देख लेना। कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे। लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभव को लिखना, श्रुत लेख करना, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। देखिए बच्चा, आप यदि बच्चे के मूल्यांकन कर रहे हैं या लेखन कौशल की पहचान कर रहे हैं या भाषाई कौशल में बोलने की क्षमता का आकलन कर रहे हैं, तो आप बच्चों को अवसर दें, स्वतंत्र अवसर दें और ऐसे प्रश्न रखें उनके पास जो कि खुले अंत वाले हों। क्या प्यारे मित्रों? खुले अंत वाले मतलब ऐसे प्रश्न जिसमें बच्चे स्वतंत्र हो और अपने मन की बातें बता सकें, अपने अंदर की इच्छा बता सकें। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है बताएंगे? बिल्कुल अपने अनुभवों को लिखना। बच्चा यदि अपने अनुभव को लिखता है कि मान लो वो कहीं घूमने गया, किसी पिकनिक में गया, तो आप पिकनिक के बारे में पूछो उससे या फिर लिखने को दो। यदि भाषा का विकास देखना है, बोलने की क्षमता का आकलन करना है तो बोलने दो, खुले मन से बोलने दो, या फिर आप लिखने दो, लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है तो यहाँ पर अवसर दिखता है, स्वतंत्रता दिखती है बच्चे की इस ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, इस तरह से आपको उत्तर करने हैं। प्रश्न नंबर 6 लूँगा आप सबके साथ में। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। अब वही बोला, अब मुझे आप बताएंगे भाषा के कितने कौशल हैं? सब लोग बताएंगे भाषा के कितने कौशल हैं। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग भाषा के कितने कौशल हैं। कौशल हैं, उनके नाम भी लिखना है। भाषा के कितने कौशल हैं? ठीक, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी। बताएंगे, उत्तर बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। देखिए स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करना बिल्कुल सही, ये भी सही है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग जरूरी नहीं है, मधुर वाणी भी जरूरी नहीं है, बोलते आना चाहिए बच्चे से बस। अब देखिए संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना और स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, देखिए दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं बोलने में, है ना। तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण किस में आता है प्यारे मित्रों? पठन में। ये पठन का है, लिख लेंगे आप लोग। पठन कौशल की आवश्यकता है, उद्देश्य है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। बच्चा जब पढ़े तो स्पष्ट पढ़े और शुद्ध पढ़े, ये पठन कौशल का क्या है? उद्देश्य है, आवश्यकता है।
पर यहाँ पर जब हम बात करते हैं किस ऑप्शन की, फर्स्ट ऑप्शन की प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना ये बोलने का कौशल है। जिन भी प्यारे मित्रों का सही हुआ है बहुत बहुत बधाई, और जिनका गलत हुआ है तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, हम आपके हर गलत प्रश्न को सही में बदल देंगे, ऐसी तैयारी कराएंगे। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलने का कौशल है। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे लेकर चलूँगा। आज सुपर 30 प्रश्न रहेंगे, ग्रामर के प्रश्न रहेंगे, अनसीन पैसेज भी रहेंगे, तो बने रहना है। चुनौती एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषी कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। बताइए, अब आप मुझे बताएंगे एक भाषा के आप टीचर हैं मान लो, तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी? ऐसे समझना, एक प्रश्न आपको देता हूँ मैं। मान लीजिए आप एक हिंदी भाषी क्षेत्र के टीचर हैं और आपका ट्रांसफ़र तमिलनाडु में हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे मित्रों? तमिलनाडु में। तो वहाँ पर तमिल भाषा उनकी मातृभाषा है, तो आप क्या करेंगे बताइए? कमेंट बॉक्स में बताइए आपका क्या करेंगे, आप वहाँ पर किस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार अपने शिक्षण विधियों को प्रयोग करेंगे, बताइए। इस तरह से चलिए देखिए, हाँ, अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग क्या कर पा रहे हैं? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषी कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। बहुभाषी कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। अब वही मैंने आपसे पूछा, बहुभाषा क्षेत्र या बहुभाषी शिक्षण शास्त्र, ये आपसे आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मोबाइल स्क्रीन पर, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? अब आपसे पूछ रहा है प्यारे मित्रों समावेशी कक्षा के बारे में, आप मुझे बताएंगे समावेशी कक्षा क्या होती है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे समावेशी कक्षा क्या होती है, सब लोग बताना है। बताइए क्या होता है समावेशी कक्षा? चलिए प्रश्न देखेंगे, इसका ऑप्शन देखेंगे। समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? मतलब एक ऐसा कथन है जो कि भाषा शिक्षण की जो सिद्धांत है उसके उल्टा है। बच्चे परिवेश से भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। बिल्कुल सही है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। ये भी सही है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। अब बताइए, ये थर्ड नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं ना आप लोग, प्रिंट समृद्ध वातावरण, मुझे कुछ याद आ गया, आप लोग मुझे बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या लिखा है? ये BALA, बाला का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग। बेसिकली इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया है, पर आप लोग मुझे बताइए बाला का फुल फॉर्म बताएंगे। बाला का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स सब कोई। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या कर पा रहे हैं आप लोग बताइए? नहीं पूछा है, प्रतिकूल पूछा है। तो देखिए, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। नोम चॉम्स्की, LAD, प्यारे मित्रों LAD याद करिए, नोम चॉम्स्की साहब, नोम चॉम्स्की LAD। किस किस को पता है नोम चॉम्स्की का सिद्धांत? LAD क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। LAD का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन तो सही है कि बच्चे परिवेश से भाषा ग्रहण करके उसके नियम खुद बना लेते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। बिल्कुल, जब हम किसी भाषा को अर्जित करते हैं तो परिवेश में रहकर अर्जित करते हैं। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है, क्लास का वातावरण ऐसा हो कि बच्चे आसानी से रुचि लेकर किसी भी भाषा को सीखें। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका मतलब चौथा नंबर ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। मतलब प्रतिकूल पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। व्याकरण के नियम सिखाने से ज़रूरी नहीं है, कोई भी नया बच्चा आया फिर आप उसको सर्वनाम संज्ञा व्याकरण के नियम सिखाने लगे, रटाने लगे, तो बच्चा ऊब जाएगा और भाषा सीखने में रुचि नहीं दिखाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलो प्यारे मित्रों। सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं आपको और कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने प्रश्न आपने सही किए।
एक बहुसंस्कृति कक्षा में आप एक भाषा शिक्षण के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? फिर से बहुभाषा पूछ लिया है, अब पूछेगा ही पूछेगा। बहुसांस्कृतिक कक्षा मतलब अलग अलग संस्कृति से आए हुए बालकों के साथ आप शिक्षण विधि को किस प्रकार से महत्व देंगे? भाषा शिक्षण को। पाठ पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बिल्कुल सही, ठीक है, समझाएंगे। बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करेंगे, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। बताएंगे, अपना उत्तर बताएंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। किसको ज़्यादा महत्व देंगे बहुसंस्कृति कक्षा में? आप अपने भाषा शिक्षण के रूप में किस बात को सबसे अधिक महत्व देंगे? बिल्कुल प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, प्यारी गृहिणियों, आप सबको बता दूं मैं कि हमारे ये जो सीरीज चल रही है पूरी पाठ्यक्रम पे आधारित है, पूरी सिलेबस पे आधारित है। 15 प्रश्न पेडागोजी के, 15 प्रश्न ग्रामर के अभी देखना आएंगे। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। सभी बच्चों को जब आप अवसर देते हैं, स्वतंत्र रखते हैं, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलें प्यारे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 10 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थोड़ा स्पीड चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक शिक्षण स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ठीक है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। बताइए प्यारे मित्रों, प्राथमिक स्तर पर आपका क्या उद्देश्य नहीं रहेगा भाषा शिक्षण का? उत्तर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल प्यारे मित्रों, आप सबका उत्तर यदि बी नंबर हो रहा है, कंठस्थ कराना शब्द आ गया। मैंने पहले ही बताया आपको, रटना, कंठस्थ कराना, याद करना, ये नकारात्मक शब्द हैं। ये जहाँ दिखें आपको वो ऑप्शन गलत करना है, क्योंकि यहाँ पहले से गलत पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हम रटाएंगे नहीं, हम सिखाएंगे बच्चों को, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य, होमवर्क के बारे में पूछ रहे, कौन सा कथन उचित है पूछ रहा है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। अभिभावकों को मतलब पेरेंट्स को। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ठीक है। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। अभ्यास मात्र लिखा है, नहीं। गृह कार्य देना अति आवश्यक है, अति आवश्यक लिखा है, नहीं। प्यारे मित्रों, अब आप समझना इस चीज़ को, हमारे प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर, दोनों स्तर पर इसकी सीमाएं बंधी हुई हैं कि पहली वाले बच्चों को किसी प्रकार का होमवर्क नहीं देना है, दूसरी वाले बच्चों को किसी प्रकार का होमवर्क नहीं देना है, तीसरी वाले बच्चों को थोड़ा सा होमवर्क देना है, चौथी वाले बच्चों को थोड़ा ज़्यादा देना है, पांचवी वाले बच्चों को थोड़ा ज़्यादा देना है। तो सबका एक सीमा बना हुआ है, इसलिए गृह कार्य अति आवश्यक लिखा, ये गलत है। अभ्यास मात्र, ये भी गलत है। गृह कार्य से बच्चों को केवल अभ्यास नहीं होता, बच्चों को जो हम गृह कार्य देते हैं उसके अनुसार, उसकी विषय शैली के अनुसार बच्चों में खोज प्रवृत्ति का, अन्वेषण प्रवृत्ति का, तर्क वितर्क करने का, परियोजना कार्य, बहुत सारे उद्देश्य रहते हैं गृह कार्य के अंतर्गत। तो अभ्यास बस नहीं होता, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों की क्षमता और उनके स्तर के अनुसार उन्हें गृह कार्य देना चाहिए। ये नहीं कि आप तीसरी वाले बच्चों को छठवीं के, पाँचवीं के स्तर के अनुसार गृह कार्य दे दें, ये गलत है। ये अभिभावकों के व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बिल्कुल नहीं प्यारे मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भाषा के अभिव्यंग्यात्मक कौशल हैं, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। अभिव्यक्तात्मक मतलब व्यक्त करने वाले। मैंने अभी आपसे क्या पूछा था प्यारे मित्रों, भाषा के कौशल पूछे थे, तो उसके उत्तर यहाँ देख लीजिए आप। 4 कौशल होते हैं, है ना, उनके नाम आप लोग लिख दिए होंगे। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो आपसे पूछ रहे अभिव्यक्तात्मक कौशल मतलब ऐसे कौन से कौशल है जिसमें हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं? बताएंगे। सुनना, बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना। बताइए। ग्रहणात्मक कौशल भी होते हैं, आइए बताता हूँ। देखना, जब हम बात करते हैं व्यक्तात्मक कौशलों की, कुछ व्यक्त करने वाले कौशलों की, तो प्यारे मित्रों लिखना, व्यक्त करना, कुछ व्यक्त करना है तो बोलना, और क्या हो गया, लिखना। बोलना और लिखना क्या है, अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसके हम क्या करते हैं आपके लिए,
ग्रहणात्मक कौशल, मतलब कुछ ग्रहण करने वाले कौशल लिखेंगे। ग्रहणात्मक कौशल में आते हैं आपके पढ़ना और सुनना, मतलब हम कुछ यहाँ पर पढ़ते भी हैं तो ज्ञान लेते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं, सुनने में भी हम बहुत कुछ चीज़ें ग्रहण करते हैं। प्रश्न पूछेगा, नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ आप सबको मैं। हाँ, इसका उत्तर तो आप लोग कर लेंगे। पढ़ना क्या हो जाएगा आपका, बोलना और लिखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है प्यारे मित्रों, मतलब आपको असत्य बताना है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में, मतलब बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वत रूप से भाषा अर्थ में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। विरोधाभास, ठीक है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल सही है। पर यहाँ असत्य पूछा है, ये तो सही है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से आप लोग पढ़िए फिर उत्तर करिए, पढ़िए उत्तर करिए। आपको असत्य बताना है, ठीक है। बिल्कुल, यदि आप लोगों का ऑप्शन प्यारे मित्रों सी हो रहा है ना तो सही है, आप लोग बिल्कुल सही, आपकी तैयारी मस्त चल रही है। प्यारे मित्रों पहले ऊपर के ऑप्शन देखिए, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वत रूप से भाषा अर्थ परिमार्जन कर लेंगे, बिल्कुल सही है। बच्चे हमेशा सहज रूप से ही और अपने परिवेश में अपने भाषा का अर्जन करते हैं। अर्जन करना मतलब सहज रूप से सीखना। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे कोरिलेट नहीं होते प्यारे मित्रों, उनके अंदर कुछ ना कुछ भाषा से संबंधित, अपने क्षेत्रीय भाषा हो चाहे मातृभाषा हो, से संबंधित कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। अब ये देखिए, ये दोनों ऑप्शन तो सही हैं, मतलब क्या कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा है। हमारे द्वारा स्कूलों में किसी प्रकार का उनके भाषा से रिलेटेड विरोधाभास नहीं होता प्यारे मित्रों, बल्कि उनकी भाषा का स्वागत होता है, उनकी संस्कृति का स्वागत होता है और उनके प्रयोग से नया ज्ञान दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो जाएगा। आगे लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। हमारे जो भाषा कौशल हैं LSRW, उसके संबंध में कौन सा कथन आपसे सही पूछा है, उचित पूछा है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, बताइए। बिल्कुल, यदि ऑप्शन पे आप लोग नज़र डालते हैं ना प्यारे मित्रों, तो आप लोग पा रहे हैं कि यहाँ पर उचित पूछा है भाषा कौशलों के बारे में। केवल शब्द जहाँ आया गलत कर देंगे, ये देखिए कि यहाँ भी केवल आ गया, ये भी गलत कर देंगे। भाषा के चारों कौशल अंतः संबंधित हैं प्यारे मित्रों, बिल्कुल सही है, ये साथ साथ में चलते हैं। मान लीजिए आप बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं तो कुछ बोलकर ही लिखाएंगे या कुछ निर्देश देंगे। पढ़ने को बोला आपने तो भी बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ निर्देश के अनुसार, मतलब चारों कौशल अंतः संबंधित रहते हैं, कोई अकेला नहीं चलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पेडागोजी के लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम ग्रामर वाले प्रश्न करेंगे। प्यारे मित्रों बने रहना है एंड तक, तभी आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। पाठ में दिए गए चित्रों को क्या उद्देश्य होता है। जो चित्र होते हैं हमारे द्वारा, जो चित्र दिए जाते हैं पाठ में, उनका क्या उद्देश्य होता है बताइए। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स से मुझे मूर्त और अमूर्त बताएंगे कि मूर्त और अमूर्त क्या होते हैं। चलिए, मूर्त वस्तुएं और अमूर्त वस्तुएं क्या होती हैं, मुझे बताएंगे आप लोग क्या होते हैं दोनों, ठीक है। ऑप्शंस देखिए ध्यान से एक बार और। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, ठीक है।
चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, ये भी ठीक है। पाठ पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, ठीक है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही प्यारे मित्रों। देखिए अब आप लोग एक कविता पढ़ा रहे हैं, तितली रानी पंख कहाँ से लाई हो, तुम रंगों की राजकुमारी परीलोक से आई हो। ये आपने कविता सुनाया बच्चों को। अब आप ऐसे ही सुना दिए ओरली, मौखिक रूप से। यदि मान लो वहाँ चित्र हो जाए और आपके द्वारा एक्टिविटी हो जाए डांस करके बढ़िया तितली रानी करके, तो बच्चों को कितना अच्छा लगेगा। बच्चे आसानी से उस कविता को याद कर लेंगे, याद हो जाएगा बिना किसी रंत पद्धति के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। मतलब आपने क्या किया, तितली का आपने बढ़िया इमेज बना दिया, या फिर किताब में बना हुआ है, तो क्या होगा, बच्चे तितली को देखकर समझे हाँ ये तितली है, ये पीले रंग की तितली है, ये लाल रंग की तितली है, गुलाबी रंग की तितली है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने प्यारे मित्रों कैसे प्रश्न आ गए हैं। यहाँ पर देखेंगे पद और गद्य पे आधारित 15 प्रश्न रहेंगे, और यहीं पर आपके क्या रहेंगे प्यारे मित्रों, आपके लिए ग्रामर के प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। अब देखो एक बार क्या करेंगे, हम आपको ये पद वाले प्रश्न करने के तरीके बता रहे हैं। आपको पद को नहीं पढ़ना है, सीधे प्रश्न करना है। प्रश्न करेंगे और पद को देखेंगे। गहरी नींद में सोने का अर्थ है, गहरी नींद में सोने का अर्थ है। देखिए आ जाइए। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदलाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिर रहकर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। मतलब इस प्रश्न में पूछ रहा है गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है, मृत्यु को प्राप्त करना, परिश्रमी होना, बेखबर होना, चिंता युक्त होना। देखिए कहीं ना कहीं बेखबर होना प्यारे मित्रों, क्या बेखबर होना मतलब किसी प्रकार का आप खबर नहीं है, ये पूछ रहे हैं। जगाने आ रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूँगा आपके साथ में, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। अब भी मैंने बताया पाताल में, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है, पतन की राह पर। बताइए इस प्रश्न से आप क्या समझ पा रहे हैं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा मतलब क्या, पाताल में, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है, पतन की राह पर। इस प्रश्न का उत्तर जाएगा पतन की राह पर जाने ना दूंगा। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा प्रश्नों के उत्तर में। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, जो जीवन कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। बताइए, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ताकि लोग गीत सुन सकें, ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। सुबह हो गई है, यह कवि का दायित्व है। बताएंगे, उत्तर बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर जाएगा, ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। बिल्कुल आगे चलते हैं। अस्त अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा है प्यारे मित्र, बताएंगे। हालांकि अलंकार आता नहीं है वर्ग 3 में, पिछली बार नहीं आया था, फिर भी देख लीजिए। अस्त अस्ताचल, सॉरी अतल अस्ताचल। देखिए आ की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब कौन सा अलंकार होगा बताइए। अनुप्रास अलंकार बिल्कुल सही है, अनुप्रास अलंकार आप लोग कर लेंगे। श्लेष में तो चिपका रहता है, उपमा नहीं है, रूपक अलंकार भी नहीं है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। किसी भी वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और जहाँ पे शब्द आ जाए वहाँ यमक अलंकार होता है। और जहाँ एक ही शब्द आए परंतु उसके दो अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर श्लेष में अलंकार हो जाता है। ठीक है, मतलब अर्थ चिपका रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कविता का उपरोक्त शीर्षक हो सकता है। इस कविता का शीर्षक बताएंगे। हर्ष, कोलाहल, आकाश से जागृति। ऑप्शंस बताइए। जगा रहे मतलब क्या होगा पहले मित्रों, जागृति। इसका मेरे हिसाब से जागृति होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए एक गद्य आ गया है, गद्य का उत्तर यहाँ देखेंगे। मनु को अपने की गलती का एहसास हुआ, मतलब अपने करनी का क्या एहसास हुआ। देखेंगे, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की, मतलब सफाई करना है। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे।
आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है, कातरने की गति का हिसाब किया लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए, डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। अब आपका उत्तर मिल गया है। बताइए, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी, मनु ने डायरी में कातरने गति का हिसाब लिखा था, उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। मतलब हर चीज़ का आप डिटेल दें, वगैरह शब्द ना लिखें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 23 नंबर, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा प्रयोग हो। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्ट नहीं है। वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। बताइए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। एक बार और देख लेते हैं, इसका गद्य देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए, डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए, ऐसे करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा, जो बातें हुई हों वो लिखी जाएं, मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। इसका मतलब क्या कि जो आपने पढ़ा है वो आप लिखें। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आप वगैरह शब्द का प्रयोग ना करें। वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है नहीं। गांधी चाहते थे कि सही भाषा प्रयोग हो। वगैरह शब्द में कार्य और विचार स्पष्ट नहीं है। जो वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए, नहीं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका सी। सारे कार्य और विचार की स्पष्टता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? देखिए, इबादत करने जैसा कहा है उन्होंने, गांधी जी ने डायरी लिखने को। दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्य में शामिल हैं, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, दोनों में सच्चाई ईमानदारी चाहिए। बिल्कुल सही, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए आप लोग, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देखिए ये देखिए, सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए, इबादत करने जैसा उन्होंने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 25 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्यारे मित्रों। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है। इसमें व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है। गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। इसमें व्यक्ति का विश्लेषण अच्छे से हो जाता है और स्वयं मूल्यांकन भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। अभी ग्रामर वाले प्रश्न भी आ रहे हैं आप लोगों के लिए। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य विचार में किस दिशा में जा रहा है। हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। बताएंगे प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मतलब हस्ताक्षर तो करते थे परंतु व्यक्ति के अपने कार्य और विचार का भी आकलन करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। प्रश्न आ गया ग्रामर से आप लोगों के लिए। प्रतिदिन सम में कौन सा समास होगा? प्रतिदिन बताइए प्यारे मित्रों, समास का प्रश्न है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा आपसे पूछ रहे हैं। द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। बताइए प्रतिदिन मतलब दिन दिन या रोज रोज। ठीक है प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। आ रहा है समझ में प्यारे मित्रों? हाँ चलिए, यहाँ पर ये योजक चिन्ह का लोप हो जाता है अव्ययीभाव समास में, याद रखेंगे। जैसे आपका रात दिन भी हो गया। ठीक है, मैं कुछ गलत बता दिया क्या? अच्छा हाँ, ये द्वंद्व समास में होता है क्या? ठीक, कल क्लियर कर लेंगे इससे आप लोग। अव्ययीभाव समास हो जाएगा प्रतिदिन में, तो आप लोग ध्यान रखना है। अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर कुछ शब्द होते हैं। अनु आ इनसे शुरू होते हैं। आ प्रतिभर यथा यावत हर यावत, ये कुछ अवयव हैं, है ना। इन अवयवों से ये पहले लगे जाते हैं शब्द के, तब ये अव्ययीभाव, एक मिनट,
उन अवयवों की सहायता से बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ बताइए। कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। बताएंगे, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, देखिए प्यारे मित्रों, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कार्य शब्द का तद्भव, कार्य क्या है, एक तत्सम शब्द है और आपको इसका तद्भव पूछा है, सेवा, कराज, काज या काम। बताएंगे ऑप्शन। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, काज। कार्य शब्द का तद्भव हो जाएगा काज। लास्ट प्रश्न प्यारे मित्रों आप सबके साथ देख रहे हैं आप लोग, विचार में एक प्रत्यय लगाकर क्या शब्द बनेगा। विचार में यदि आपने एक प्रत्यय लगा दिया, विचार धन एक, बताइए, वैचारिक, विचारिक, विचारिक, वैचारिक। बताइए प्यारे मित्रों। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, वैचारिक। प्यारे मित्रों, ये आपके सुपर 30 प्रश्न थे, अच्छे से इनकी तैयारी करनी है। कमेंट बॉक्स में बताना है आपने कितने सही उत्तर किए, शेयर करना है, और सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस लग रही हैं, जाके देखिए और पढ़िए, समझिए। अब हम आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेके आएंगे 50-50 प्रश्नों के साथ। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक कर देना, शेयर कर देना।